हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों इसके पहले हम 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह मॉडल पेपर आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रगतिवादी थे वह कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद या जे कृष्ण मूर्ति? बताइए दोस्तों, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रगतिवादी माने जाते हैं वह कौन थे? वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन एक आपकी जानकारी के लिए, यह क्वेश्चन दोस्तों सी टेट में नहीं आएगा, यह यूपी टेट या अन्य जो स्टेट टेट देंगे उनमें पूछा जाता है। सी टेट इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। वह बच्चा कोहलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? दोस्तों नैतिक तर्कणा क्या होता है और दोस्तों कोहलवर का सिद्धांत क्या है, इन सभी के विषय में चर्चा दोस्तों हम जल्दी ही नए वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। बताइए दोस्तों, एक बच्चा है वह तर्क देता है कि आप यह मेरे लिए करें और यह मैं आपके लिए करूंगा। तो वह बच्चा दोस्तों कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में है? दोस्तों बात करें कोहल वर्ग महोदय की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दोस्तों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं और इन 3 स्तरों की कुल 6 अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। दोस्तों कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कभी कभी अभिमुखीकरण मिल जाएगा, कहीं कहीं दोस्तों अवस्था मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों इससे घबराना नहीं है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुम मेरे लिए यह काम करो मैं तुम्हारे लिए यह काम करूंगा। दोस्तों सहायता की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान व जोड़ा है? मूर्ति संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पना परक खेल खेलता है। शैशवावस्था का बच्चा क्या तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है? या दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है वह निगमनात्मक विचार कर पाता है? बताइए कौन सा है जो सही मिलान है? तो दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होगा वह संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। यानी दोस्तों यदि उस बालक को आप रंग बिरंगी गेंदें दे देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? रंग बिरंगी गेंदें दे देते हैं, तो वह बच्चा अलग अलग रंगों की गेंदों को में वर्गीकरण कर सकता है। यह इस काबिल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा हो जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने ही अपने जो नैतिक विकास, माफ करिए, जो संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने सिद्धांत दिया है उसकी ये चारों अवस्थाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों शैशवावस्था की जगह उन्होंने संवेदी पेशी अवस्था नाम दिया है। दूसरी उनकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन कारकों में से एक है जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया। दोस्तों स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की एक इकाई होती है। नई जानकारी के माध्यम से हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना या उनका संशोधन करना, विचार के एक चरण से दूसरे चरण में जाना, नई सूचनाओं या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों का संशोधन करना। बताइए उन कारकों में से एक है जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। बताइए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका डॉट डॉट की होती है। मूल्यांकक की भूमिका होती है, प्रशिक्षक, व्याख्याता या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका डॉट डॉट की होती है। तो दोस्तों अध्यापक की भूमिका किसकी होती है? एक प्रशिक्षक की होती है। दोस्तों जो अध्यापक होगा एक प्रशिक्षक यानी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कणा होती है वह डाट डाट पर निर्भर करती है। संदर्भ पर, बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर या विकास के चरणों पर। बताइए। तो दोस्तों कोहल वर्ग के अनुसार जो तार्किकता होती है, जो नैतिक तर्कणा होती है, वह विकास के चरणों पर निर्भर करती है। किस पर? विकास के चरणों पर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है? तार्किक बुद्धि को, स्थानीय बुद्धि को, मौखिक बुद्धि को या दोस्तों गतिक बुद्धि को? बताइए। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि का मापन किया जा सकता है? तो दोस्तों तार्किक बुद्धि का। किस बुद्धि का? तार्किक बुद्धि का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा या सहयोगात्मक अभिवृत्ति? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? रटकर याद करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। बताइए दोस्तों। 6 या 7 वर्ष का बालक यानी दोस्तों ये बाल्यावस्था का बालक है। किस अवस्था का बालक है दोस्तों? बाल्यावस्था का बालक है। तो क्या दोस्तों यह दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता? तो शायद नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों इसमें अहम केंद्रिता होती है। क्या दोस्तों? इसमें अहम केंद्रिता होती है। यह सोचता है कि जो इसके इर्द गिर्द जो पूरी दुनिया है वह बस इसी पर केंद्रित है। क्या है दोस्तों? इसी पर केंद्रित है। यह दोस्तों दूसरों को सही नहीं मानता, यह खुद को ही सही मानता है। इसलिए दोस्तों यह दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बताइए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? तो दोस्तों विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल इसलिए खेलने चाहिए तो क्योंकि दोस्तों खेल से जो होता है वह सामाजिक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास होता है। और जो शारीरिक संतुलन है वह भी बनता है। सामाजिक विकास होगा तो दोस्तों आपस में सहयोगिता की भावना उत्पन्न होगी। यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसलिए दोस्तों बच्चों को विद्यालय में खेल खेलने चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी या सहयोग देगी? दोस्तों सृजनात्मकता के कुछ गुण होते हैं जिनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला होता है दोस्तों मौलिकता का गुण। किसका दोस्तों? मौलिकता का गुण पाया जाता है किसमें? सृजनात्मकता में। इसमें दोस्तों अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है दोस्तों। और इसमें लचीलापन होता है। क्या होता है दोस्तों? लचीलापन पाया जाता है। इसमें दोस्तों नवीनता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? नवीनता का गुण भी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कल्पनाशीलता, उत्तरों को स्वीकारना, बिल्कुल सही बात है। विचार मंथन पर बल देना, बिल्कुल सही बात है। परंतु दोस्तों यहाँ अभिसारी चिंतन नहीं होगा बल्कि अपसारी चिंतन होगा। असहमति के प्रति सहनशीलता यह भी पाई जाती है। यानी पहला, दूसरा, चौथा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में, दोस्तों रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बताइए आंतरिक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों माता पिता ने उसे कहा है रोशनी को कि 90% से ऊपर अंक यदि आते हैं तो वह उसको घड़ी दिलाएंगे, यानी ये दोस्तों यह क्या हो गया, यह बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। रूमी अपना गृह कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि माता पिता उसको टीवी देखने देंगे, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। रोमा क्या चाहती है, अध्यापिका की प्रशंसा चाहती है, यानी यह भी बाह्य प्रेरणा हो गई। परंतु दोस्तों जो अपनी परियोजना में कार्य कर रहा है कौन, जो रवि है, वह अपनी परियोजना में इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि उसको नई जानकारियां इकट्ठा करने में रुचि है। यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डॉट डॉट को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम की, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम की, अन्वेषित अधिगम की या निर्देशात्मक अधिगम की। बताइए छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देता है, तो दोस्तों यह किसको, अन्वेषित अधिगम या खोजी अधिगम या अन्वेषण अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास डॉट डॉट है, एक आयामी है, एक दिशीय है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। बताइए विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। दोस्तों क्या विकास एक आयामी है, बिल्कुल नहीं, विकास बहुआयामी है। क्या दोस्तों विकास एक दिशाई है, बिल्कुल नहीं है, बहुदिशीय है। क्या विकास केवल आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि विकास दोस्तों आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसका दोस्तों, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दोस्तों विकास में बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। दोस्तों नया स्कीमा बनाना समायोजन कहलाता है, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या संगठन। बताइए दोस्तों एकोमोडेशन बोलते हैं समायोजन को, एसिमिलेशन बोलते हैं आत्मसातीकरण को। एसिमिलेशन में दोस्तों दो यस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एसिमिलेशन में दो यस होते हैं। एक मतलब दोस्तों सेम स्कीमा, क्या दोस्तों, सेम स्कीमा। परंतु दोस्तों एकोमोडेशन यानी एकोमोडेशन में दो सी होते हैं, यानी चेंज स्कीमा। आप यहां पर भी स्कीमा को सी से समझ लीजिए, यानी चेंज स्कीमा। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नए स्कीमा की रचना करना या दोस्तों अपने स्कीमे में परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन ए समायोजन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डनर। बताइए दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन है जो सामान्य बुद्धि के विचार को नकार देते हैं और विभिन्न बुद्धि यानी विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों में बुद्धि को परिभाषित करते हैं, यानी बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बताते हैं, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक महोदय हैं वह कौन है, हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं। कौन है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है। दोस्तों अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, छात्र अध्यापक दोनों क्रियाशील, अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय होते हैं। बताइए
एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है? दोस्तों घुमाया गया, पार्टी का यहाँ सीधा सा मतलब विद्यार्थी से है। किससे है दोस्तों? विद्यार्थी से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों को निर्धारण की, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति के रूप में, सहयोगात्मक अधिगम के रूप में या मानकीकृत निर्देश के रूप में? बताइए। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो दोस्तों किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों के निर्धारण के रूप में और सहयोगात्मक अधिगम के रूप में, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करके रखने की, यानी तह कर मतलब दोस्तों सेट से रखने की प्रक्रिया, मोड़ कर रखने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। बताइए यह जानकारी किस स्मृति में संगठित होगी? क्या अल्प अवधि स्मृति में, या संवेदिक अवधि स्मृति में, या दीर्घ अवधि स्मृति में, या दोस्तों कार्यकारी स्मृति में? तो दोस्तों यह जो है किस दीर्घ अवधि स्मृति में क्या होंगी, संगठित होंगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के गले में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। बताइए दोस्तों, विद्यालय के पाठ्यचर्या में वृद्धि या विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती? बताइए या क्या हो जाएगा, क्या रटंत अधिगम को महत्व या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन, माफ करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ऑप्शन बी है यहाँ पर गले की जगह कुछ और है, मिस टाइपिंग है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियों या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। बताइए निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? दोस्तों क्या है, गतिविधियां या दोस्तों कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को दोस्तों रैंक प्रदान करनी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। वो दोस्तों थोड़ा बोर्ड नीचे हो गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकी तक पहुंच कम करना, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो दोस्तों कौन सा होगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करके। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए?
परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करता है, रटकर याद करने पर बल देकर, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देकर या बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़कर। बताइए। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कमी, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र में कमी, सामाजिक असहयोग में वृद्धि या सामाजिक बहिष्कार में सुधार। बताइए। डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। तो दोस्तों सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि की संभावना है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। बताइए कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो दोस्तों विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यह कथन गलत है, बल्कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना या मूर्त संसाधन देना। बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्योंकि दोस्तों वह बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं और यदि अमूर्तता की आवश्यकता वाले आप समस्याएं देंगे तो बच्चों को कठिनाई महसूस होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम डॉट डॉट अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं है। बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम डॉट डॉट, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना चाहिए। बताइए। तो दोस्तों अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। बताइए। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? तो दोस्तों कौन सी है? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।